हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम डिफरेंट सिस्टम की बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा फिर से एक छोटी कहानी, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, यानी कि डिफरेंट सिस्टम का क्या रोल है डिजीज़ कंडीशन को ठीक करने में, और हर एक सिस्टम का एक स्कोप एंड लिमिटेशन होता है। इस स्टोरी के माध्यम से उसका स्कोप और लिमिटेशन भी आपको कई हद तक क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी सिस्टम के बारे में कुछ मेरा गलत बोलना नहीं है, बट हर एक का स्कोप एंड लिमिटेशन बताना है और कहाँ पे किसका रोल है, इसको जानना एक मैंगो मैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, जैसे मैंने पहले ही बोला। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरी कहानी है वो एक किसान से रिलेटेड है। बेसिकली मैं जब भी कहानी सुनाता हूँ तो वो राजा से रिलेटेड होती है, बट आज की कहानी थोड़ी अलग है और ये हमारे देश के किसान से रिलेटेड है। एक गांव में एक किसान रहा करते थे, और उस किसान का जो उसका लक्ष्य रहता था कि जो भी मेरा पैदावार होगा, यानी कि जो भी मेरा फसल होगी, उसका जो आउटकम होगा उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बेहतर होगा। यानी कि जो भी उपज होगी वो क्वालिटी में भी अच्छी होगी और क्वांटिटी में भी वो ज़्यादा होगी। इसके लिए क्या वो किसान करते क्या थे कि वो दो तरह की खाद का यूज़ करते थे। एक जो आर्टिफिशियल यानी कि यूरिया का यूज़ करना, और दूसरा जो था गोबर का यूज़ करना। एक तरफ यूरिया, एक तरफ गोबर। यानी कि जब जिस तरह का कंडीशन डेवलप होता था फसल में, या जिस तरह की फसल है उस तरह का वो वहाँ पे खाद दिया करते थे। और जहाँ तक मैंने यूरिया के बारे में सुना है कि यूरिया को डायरेक्ट आप जड़ में नहीं डाल सकते, और जब तक वहाँ पे पानी का एक्युमुलेशन नहीं हो, या यूरिया डालने के बाद वहाँ पे बहुत सारा पानी लगा दिया जाता है ताकि वो फसल ख़राब ना हो, और उससे पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर पानी के साथ अगर यूरिया को दिया जाता है, जैसा मैंने पढ़ा है। इस पर अगर आप विश्लेषण देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दूसरी तरफ गोबर, यानी कि उसको आप किसी कंडीशन में डाल सकते हैं, उससे कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला, फ़ायदा तो होगा ही। अब ये चीज़ किसान करता था, कभी यूरिया तो कभी गोबर, और ये चीज़ें उसके बच्चे काफ़ी ऑब्जर्व करते थे। यानी कि उनके दो बेटे थे, वो काफ़ी देखते थे कि बाबूजी कभी यूरिया डालते हैं और कभी गोबर डालते हैं। एक समय आया, किसान की मृत्यु हो गई, उनका डेथ हो गया, और उसके बाद सारी जिम्मेवारी आ गई इन बच्चों पे। खेती का काम इन्होंने शुरू कर दिया, बट क्या हुआ कि ये एक प्रिजुडाइज हो गए। एक तरह से इनके मन में एक मानसिकता बैठ गई कि जो एक बेटा था वो केवल यूरिया ही डालता था अपने खेत में, और जो दूसरा जो बच्चा था वो गोबर डालता था अपने खेत में। दिक्कत क्या हुई कि जब फाइनल आउटकम आया, यानी कि जब उपज को जब काटा गया, जो भी फसल हुई उसकी क्वांटिटी भी कम हो गई और उसकी क्वालिटी भी प्रभावित हुई। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर ये चीज़ तो बाबूजी भी किया करते थे। तब उन्होंने जब इस बात को अपनी माँ से पूछा तो माँ ने उनको बताया कि जहाँ यूरिया की ज़रूरत होती थी वहाँ वो यूरिया डालते थे, और जहाँ गोबर की ज़रूरत होती थी वहाँ गोबर डालते थे। यानी कि दोनों का रोल अलग अलग है, इसके कारण उनकी उपजाऊ ज़्यादा होती थी। तब इस बात को उनके दिमाग में ये चीज़ समझ में आई कि हर एक चीज़ का, यानी कि ये खाद ही है तो खाद का डिफरेंट तरीके से अलग अलग यहाँ पे रोल है। और ये रोल समझ आने के बाद जब उन्होंने इस वे में काम किया तो उनकी फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई। अब ये कहानी आप रिलेट कर सकते हैं इसको सिस्टम पे, यानी कि जितने डिफरेंट सिस्टम हैं। और जब आप हिप्पोक्रेट्स की बात करेंगे, तो जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स ने दो सिस्टम की बात की थी। कॉन्ट्रेरिया, आप इसको जाके हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, कॉन्ट्रेरिया, और दूसरा सिमिलर। यानी कि अगर कॉन्ट्रेरिया पे ही काम होना होता तो हिप्पोक्रेट्स उसकी बात ही नहीं करते, सिमिलर की बात ही नहीं करते। वो तो सिमिलर सिद्धांत पे डॉक्टर हैनीमैन ने बाद में आके उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, उस पर काम किया और उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया। बट आप देखेंगे तो हिप्पोक्रेट्स ने दोनों की बात की है। यानी कि हर एक सिस्टम का एक स्कोप एंड लिमिटेशन होता है। और खासकर आप देखिए जब मॉडर्न साइंस की बात आती है तो वहाँ जो उनका जो इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उसकी तुलना आप किसी अन्य सिस्टम से नहीं कर सकते। बट वहीं अगर आप फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करें, और आप अगर स्टेजेस की बात करेंगे, तो जो अगर आप नॉर्मल एक डिजीज़ को स्टेज में बांटते हैं तो स्टेज 1 में ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन के अनुसार फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। स्टेज 2 में हमारा फंक्शन और सेंसेशन प्रभावित होता है। स्टेज 3 में फंक्शन,
सेंसेशन और हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है, और जो लास्ट होता है वहाँ पे ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो आप देखते हैं कि लगभग अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तक की बात करें तो वहाँ भी होम्योपैथी सिस्टम काफ़ी बेहतर वर्क करती है। और यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि जब भी सर्जरी होती है तो प्री सर्जरी के पहले, सर्जरी के पोस्ट में भी होम्योपैथी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि हर एक सिस्टम यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री का वर्क कर रहा है, एक सिमिलर के आधार पे, दूसरा डिसिमिलर के आधार पे। अब दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि सिमिलर क्या है और डिसिमिलर क्या है। सिमिलर यानी कि आपके बॉडी में जो भी बीमारी है, सिंपल आपको अगर एक डायरिया ही ले ले, आपके बॉडी में डायरिया जो कि नेचुरली डेवलप हुआ है, किसी भी कारण से डेवलप हो गया, होम्योपैथी मेडिसिन करती क्या है कि आपके बॉडी में जाती है और डायरिया लाइक सिम्टम वहाँ पे डेवलप कराती है, जो उसके सिमिलर होता है, उसके सिमिलर वो एक डिजीज़ कंडीशन वहाँ पे डेवलप कराती है। और आप ये जानते हैं कि ये प्रकृति का नॉर्मल नियम है। आप खुद पे भी ट्राई करना, आप जब दो आदमी से आप झगड़ा करोगे तो जो उसमें से मजबूत होता है वही जीतता है। वही हाल हमारे बॉडी में होता है कि जो मजबूत होता है वो कमज़ोर वाले को हरा देता है। यानी कि जो नेचुरल डिजीज़ है, वो जो आर्टिफिशियल डिजीज हमने मेडिसिन के द्वारा डेवलप किया है, उसके द्वारा वो नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि जो हम मेडिसिन देते हैं उसका जो डोज होता है, उसकी पोटेंसी होती है, वो हमारे हाथ में होता है, इसलिए हम वहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर डिजीज़ वहाँ पर डेवलप कराते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारी जो मेडिसिन है वो पोटेंटाइज फॉर्म में होती है, वो काफ़ी एटेन्यूएट होती है, यानी कि निम्न मात्रा में, काफ़ी मिनिमाइज फॉर्म में होती है, इसलिए वो एग्रावेशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करती, उसके डिजीज़ के बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर वहाँ पे कंडीशन डेवलप कर देती है। उल्टा जब आप आएंगे डिसिमिलर सिद्धांत पे जब बात करेंगे तो डिसिमिलर में क्या होता है कि अगर डायरिया है तो वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम को क्रिएट कराया जाता है, यानी कि वहाँ पे टोटली अपोजिट वर्क होता है। बस यही डिफरेंस है, हमारे यहाँ सिमिलर के आधार पे और वहाँ पे डिसिमिलर के आधार पे वर्क होता है। बट वही है कि होम्योपैथी का भी स्कोप एंड लिमिटेशन है, हर एक क्षेत्र में ये वर्क नहीं कर सकती। वैसे ही मॉडर्न साइंस का या अन्य जो पैथी हैं उनका भी एक स्कोप एंड लिमिटेशन होता है। कुछ जगह जहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर हैनीमैन ने प्रिजुडाइज होकर बोला कि हर एक कंडीशन में होम्योपैथिक दे दो, होम्योपैथिक दे दो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। जब आप ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को पढ़ेंगे तो 67 के फुटनोट में ऐसा लिखा भी हुआ है कि ओनली इन द मोस्ट अर्जेंट केसेज, जहाँ पे अर्जेंट है, जहाँ पे पेशेंट की जान बचाना ज़्यादा आवश्यक होता है, वेयर डेंजर टू लाइफ, यानी कि जब उसकी ज़िंदगी पे खतरा है, एंड इमिनेंट डेथ, यानी कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, अलाउ नो टाइम फॉर द एक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। यहाँ पे बात बोला जा रहा है कि वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्ट करने का जो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, यानी कि वहाँ पे जो होम्योपैथिक एक्शन जब तक लेगी, होम्योपैथिक मेडिसिन जब तक एक्शन लगी तो हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए। वैसे केसेज में हमको वहाँ पे एंटीपैथी यानी कि डिसिमिलर सिस्टम का प्रयोग करना है। जैसे कुछ यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है, यानी कि सस्पेंडेड एनिमेशन फ्रॉम लाइटिंग, फ्रॉम सफोकेशन, फ्रॉम फ्रीजिंग, फ्रॉम ड्राउनिंग। कोई डूब रहा हो, डूब के बाहर निकला तो उसको तुरंत वहाँ पे, क्योंकि उसका लंग्स में उसका जो मटेरियल नहीं जाना चाहिए था वो चला गया, तो उसको निकालने के लिए इस तरह के प्रोसीड्योर को अपनाया जाता है। जैसे कि अगर आप एस्पिडो की बात करें तो एस्पिडो जब काफ़ी वायरल हो गया था तो लोगों ने बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ दो और एस्पिडो दो। ऐसा नहीं, अगर सैचुरेशन अगर अचानक से ज़्यादा नीचे ड्रॉप कर रहा है तो वहाँ पे हमको मैकेनिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें वहाँ पे या तो वेंटिलेटर या नॉर्मल अगर ऑक्सीजन से काम हो जाए तो वो सिलेंडर हमको वहाँ पे लगाना होता है। यानी कि यहाँ पे हर एक सिस्टम, जैसे मैंने पहले बोला कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, और ख़ासकर अभी के इस पैंडेमिक में अगर बात करें तो हर एक सिस्टम को मिल के, क्योंकि इस प्रॉब्लम को दूर भगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर एक सिस्टम में ऐसे लोग होते हैं जो मेडिसिन का दुष्प्रभाव करते हैं, यानी कि जैसे अगर आप स्टेरॉयड की बात करते हैं कि अगर ज़्यादा स्टेरॉयड देने से पेशेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा वो क्रिटिकल कंडीशन में जा रही है। स्टेरॉयड का आपने मोस्टली देखा होगा, जो भी कॉर्टिसोल ग्रुप के स्टेरॉयड होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। कॉर्टिसोल का काम करता है, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है कॉर्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, उसका डिसबैलेंस होता है, और इन्फेक्शन से लड़ने में इस कॉर्टिसोल का काफ़ी अहम रोल होता है। तो इस तरह के हार्मोन दिए जाते हैं, वो भी तब जब ऐसा लगता है कि बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, यानी कि हम मेडिसिन दिए जा रहे हैं और बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो उस रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इस तरह के स्टेरॉयड का यूज़ किया जाता है। यानी कि इसका भी एक कंडीशन है, एक टाइम है, एक फिक्स टाइम है जब इसका यूज़ किया जाता है। वैसे भी अगर होम्योपैथिक सिस्टम में भी बात
बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की मेडिसिन एक बार में दे देते हैं, जिसके कारण पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक नहीं होती है और वहाँ पे उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिरेंजमेंट भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। सो देखिए, तो आप देखा जाए तो हर एक सिस्टम में आपका वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके का है, तो हम किस वे को अपनाते हैं, हमारा मोडस ऑपरेंडी कितना बेहतर है, उसके आधार पे हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। सो अपने अपने स्कोप और लिमिटेशन को समझिए, ये ज़्यादा बेटर है किसी भी एक पेशेंट की परेशानी को ख़त्म करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय एनिमल।